हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग आज बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मुंबई मामले 1984 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए। पहला, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। दूसरा, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अर्थक्रिक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाए। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को नियोजित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करें। न्यायालय में यह नहीं देखा सकता है कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है, अपितु यह देखता है कि कार्य तक समाप्त है अथवा नहीं। पाँचवा पॉइंट, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। छठा पॉइंट, राज्य विधानसभा को केवल सभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल सकती है। जब तक ऐसा कोई घोषणा की मंजूरी नहीं प्राप्त होती है, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। सातवां पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इसे अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आठवां पॉइंट, राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह ना हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। नवा पॉइंट, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 10वां पॉइंट, अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ हैं। इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले, सरकारी या आयोग की केंद्र राज्य संबंधों 1988 पर आधारित रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय का मुंबई मामला 1994 में वे परिस्थितियाँ उल्लेखित हैं जहाँ अनुच्छेद 356 को उचित व अनुचित रूप में प्रयोग किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होता है। पहला, जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अर्थात त्रिशंकु विधानसभा हो। दूसरा, जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दें और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन ना हो। तीसरा, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने की इच्छुक ना हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में ना हो। चौथा पॉइंट, यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी भी संवैधानिक निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। पाँचवा पॉइंट, जहां आंतरिक उच्छेदन हो, उदाहरण के लिए सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े। छठा पॉइंट, भौतिक विघटन, जहां सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे तो राज्य की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न कर दे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित है। पहला पॉइंट, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं को जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करें। दूसरा, जब न्यायालय मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले एवं मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दें। तीसरा, जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव में भारी हार का सामना करे, जैसे कि 1977 और 1980 में हुआ था।
चौथा पॉइंट, आंतरिक गड़बड़ी, जिसमें कि कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन या गड़बड़ी ना हो। पांचवा पॉइंट, राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट। छठा, जहां राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हों। सातवां, जहां सत्ताधारी दल के अंदर की परेशानियों के सुलझाने के लिए अथवा किसी बाह्य अथवा असंगत उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाए। वित्तीय आपातकाल में उद्घोषणा का आधार, अनुच्छेद 360 यानी 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि वह संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरे में हो। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि, वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों की तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अभाव में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों में इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। पहला, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। दूसरा, इसे जारी रखने के लिए संसद को पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। संसद अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपात की परवर्ती घटनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार। पहला, किसी भी राज्य की वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांत के पालन का निर्देश करना। दूसरा, राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है। दूसरा, ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। पहला, राज्य की सेवा किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों में कटौती। दूसरा, राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा धन वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रखना। तीसरा, राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। पहला, केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों की और दूसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य H.N. कंजरू ने कहा है कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह से है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। इसने अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमेरिका लोगों को पीछे छोड़ा अब तक की वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ, यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संसर्ग की निम्न आधार पर आलोचना की है। पहला, संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा।
दूसरा, राज्य की शक्तियाँ पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में आ जाएंगी। राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा। चौथा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। पांचवा, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणामस्वरूप संविधान की प्रजातीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। अतः H.V. कामत ने मत प्रकट किया है कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य है। एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों को पूर्ण विरोध करता है जिसके लिए हम पिछले दशकों से लड़ते रहे। एक राज्य जहां सैकड़ों मासूम महिलाओं एवं पुरुषों की स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संशय में रहेंगे। एक राज्य जहां कहीं शांति होगी और जहां वह कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी। यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में कोई नहीं साम्य होगा। केटी शाह ने इनकी व्याख्या इस प्रकार दी कि प्रतिक्रिया और पतन का एक अध्याय है। मैंने पाया किसी ने नहीं, परंतु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय के संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित एवं प्रभावित करती है। पहला, केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति से सुसज्जित करना। दूसरा, सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना जो विशेषता इस अध्याय के लगभग किसी भी अनुच्छेद के दिए गए सभी प्रावधानों का अध्ययन और शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का नाम केवल संविधान में ही रह जाएगा। टी कृष्णमाचारी ने भय प्रकट किया है कि इन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे। H.N. कंजरू ने कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि संविधान सभा में इन प्रावधानों के समर्थक भी थे, अतः सर अलदी कृष्णस्वामी अय्यर ने इन्हें संविधान के जीवन साथी बताया। महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया है कि सुरक्षा वॉल्व की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा करने में सहायता करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टेबल नंबर 16.2, जहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने बार लगाया गया और किस वर्ष लगाया गया। राज्य आंध्र प्रदेश 3 बार 1954, 1973 और 2014 में। अरुणाचल प्रदेश 2 बार 1979 और 2016 में। असम में 4 बार और 1979, 1981, 1982 और 1990 में। बिहार में 8 बार 1968, 69, 72, 77, 1980, 95, 99 और 2005 में। छत्तीसगढ़ में नहीं। गोवा में 5 बार 1966, 79, 1900, 1999 और 2005 में। गुजरात में 5 बार 1971, 1974, 1976, 1980 और 1996 में। हरियाणा में 3 बार 1967, 1977, 1991 में। हिमाचल प्रदेश में 2 बार 1977 और 1992 में। जबकि जम्मू एवं कश्मीर में 7 बार 1977, 1986, 1919, 2002, 2008 और 2015 और 2016। झारखंड में 3 बार 2009, 2010 और 2013। कर्नाटक में 6 बार 1971, 77, 89, 1990, 2007, 2007। जबकि केरल में 5 बार 1956, 59, 64, 70 और 79। मध्य प्रदेश में 3 बार 1974, 1980, 1992। महाराष्ट्र में 2 बार 1980 और 2014। जबकि मणिपुर में 10 बार लगाया गया है, जिनमें 67, 67, 69, 73, 77, 79, 81 और 92। मेघालय में 2 बार 1991 और 2009। मिजोरम में 3 बार 77, 78, 88। नागालैंड में 4 बार 1975, 1988, 1992, 2008। उड़ीसा में 6 बार 61, 71, 73, 76, 77 और 80। जबकि पंजाब में 8 बार 57, 66, 68, 71, 77, 80, 1983 और 1987। राजस्थान में 4 बार 67, 47, 80, 92। सिक्किम में 2 बार 1978, 1984। तमिलनाडु में 4 बार 1976, 1990, 80, 1988 और 1991 में। तेलंगाना में डैश। त्रिपुरा में 3 बार 1971, 1977, 1993। उत्तराखंड में 2 बार 2016, 2016। उत्तर प्रदेश में 9 बार 1966, 70, 73, 75, 77, 80, 92, 95, 2002। पश्चिम बंगाल में 4 बार
62, 68, 70 और 71। जबकि संघ शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में एक बार पहली बार लगा 2014 में, और पुडुचेरी में 6 बार 1968, 1974, 1978 और 1983 में, 1991 में। अब हम लोग बात करेंगे आपात प्रावधान संबंधी अनुच्छेद में एक नज़र। 352 आपातकाल की घोषणा, 353 आपातकाल लागू होने का प्रभाव, 354 आपातकाल की घोषणा जारी करते हुए राजस्व के विषय वस्तु में आपातकाल की घोषणा जारी करते हुए राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को लागू होना। अनुच्छेद 355 राज्यों के बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था में सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्य। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन। अनुच्छेद 359 आपातकाल में भाग 33 में प्रदत्त अधिकारों को लागू करना स्थगित रखना। 359 इस भाग को पंजाब राज्य पर भी लागू करना निरस्त करना। 360 वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता हूं कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।